नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय वस्तु है। किसी भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए भारतीय संविधान को जानना आवश्यक है, और संविधान को जानने के लिए उसकी उद्देशिका के बारे में जानना और भी आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों में इसे अपनाया गया, जिनमें भारत भी एक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से ही हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग में लाई जाती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघवाद में कहा है कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को शब्दतः जानते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। अब वर्तमान में भारत की संविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार इस संविधान की प्रस्तावना में मूल तत्व हैं, उनको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 भागों में विभाजित कर समझ सकते हैं कि पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। इस संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख तत्व है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका स्रोत के बारे में ये प्रस्तावना बताती है। प्रस्तावना कहती है
कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति को बताता है। यह घोषणा करती है प्रस्तावना कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यह संविधान के उद्देश्यों को भी बताती है। संविधान के उद्देश्य क्या हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये संविधान के उद्देश्य हैं। यह संविधान की प्रस्तावना संविधान के लागू होने की तिथि को भी बताती है, जैसा कि 26 नवंबर 1949 इसमें उल्लिखित है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है। यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका को कोई शक्ति नहीं देती। वे अपनी शक्तियां संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वह उनकी शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगा सकती, इसलिए ये संविधान का अंग नहीं है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद की को ही वरीयता मिलेगी। न्यायालय में इस आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता कि इसे लागू कर सकते हैं। इस कारण इसे कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी सीमित भूमिका मानता है। इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया गया है। अब हम पाते हैं कि उद्देशिका का या प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है और जनता ही अंतिम संप्रभु है। यह बताती है कि लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाएं क्या हैं। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में भी हो सकता है। यह जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना और किस तारीख को पारित हुआ। अब यह भी जानना आवश्यक है कि क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है अथवा नहीं, इसके बारे में विवाद है। परंपरागत मत के अनुसार उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया है, क्योंकि इसे विलोपित भी कर दे तो संविधान अपनी विशेष स्थिति को बनाए रखता है, विशेष स्थिति को नहीं खोता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है। यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबरी यूनियन वाद में 1960 में प्रकट किया, लेकिन अब नवीन मत के अनुसार इसे संविधान का भाग माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया और संविधान का एक भाग होने के कारण ही इसे संसद ने 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधित कर इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े और वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है। उद्देशिका के क्या आदर्श हैं? उद्देशिका के आदर्श निम्नलिखित हैं। उनमें कम या अधिक मात्रा में प्राप्त किए जा सकने वाले 2 तरह के हैं। पहली अपेक्षाएं हैं, स्वतंत्रता, न्याय और समानता इसकी अपेक्षाएं हैं। लक्ष्य जो दूरगामी है वो या आदर्श कह सकते हैं, जनतांत्रिक और समाजवादी रूप को प्राप्त करना। अब हम उद्देशिका के महत्वपूर्ण शब्दों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम हम संप्रभुता शब्द का जो यूज किया गया है। संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत में न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों में आंतरिक और बाहरी मामलों को पूरी तरह स्वतंत्र है। दूसरा जो शब्द है समाजवादी, यह वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादिक समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है,
यहाँ सार्वजनिक न्याय निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें समाजवाद की ओर गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ है लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना, धर्म पर आधारित भेदों को का सम्मान करना, अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्म निरपेक्षता है। ऐसे राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन न देकर विविध धर्मों के मध्य सहिष्णुता तथा सहयोग बढ़ाने का कार्य करें। यह एक कर्तव्य है जिसके पालन में विभिन्न धर्मों के बीच सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नहीं होता। जैसे इस्लामिक गणतंत्र ईरान में इस्लाम गणतंत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राज्य विधि के समक्ष क्षमता बरतते हुए तथा नागरिकों के मध्य धार्मिक आधार पर विभेद नहीं बरतते हुए उनको समान अवसर भी उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार राज्य धर्म विरोधी अथवा अधार्मिक न होकर धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वे अपने नागरिकों को इच्छानुसार धर्म पालन का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इस संबंध में व्यवस्था की गई है। धर्मनिरपेक्षता कोई उधार लिया गया शब्द नहीं है। भारतीय साहित्य में सर्वधर्म समभाव के आदर्श रूप में यह मौजूद था। यहाँ धर्म पर आधारित विभेद का विरोध किया गया है, न कि राज्य का धर्म से संबंध है। अगली जो विशेषता है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की प्रकल्पना की गई है। यह प्रचलित प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसा स्विट्जरलैंड में, जबकि भारतीय संविधान में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल लोग चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, और इसी प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कारणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप में हैं। अगली विशेषता है गणतंत्र। वह एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजाशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा ब्रिटेन में है। वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसा अमेरिका में। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है। दूसरी, किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहेंगे। भारत में गणतंत्र व्यवस्था है। भारत का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। अब अन्य विशेषता है जिनको भारतीय संविधान की अपेक्षाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है उद्देशिका में, कि भारतीय संविधान से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास किएगा। इनको प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान बनाया गया है। उनमें न्याय, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के वे प्रकार हैं जो संविधान में भारतीय नागरिकों को देने की वकालत की गई है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार। इसका मतलब है समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं हो। राजनीतिक न्याय से अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो। अगली विशेषता है, अगला जो शब्द है भारतीय उद्देशिका का, वो प्रमुख स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति अथवा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इनके हनन के मामलों में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। समानता, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। यह उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, जिनकी भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान में एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द व आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, पहले भी हमने समझा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसके आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा के महान आदर्श और सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षित करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना का महत्व माना है और इस प्रकार विश्व की महान संविधानों की प्रस्तावनाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी एक है। धन्यवाद, नमस्कार।